हेलो एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान और हम कर रहे हैं लक्ष्मीकांत की समरी नोट्स। अभी तक हमने 3 लेक्चर कर लिए। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम सिटीजनशिप करेंगे। दिस इज द 4th लेक्चर। ओके, सिटीजनशिप्स में राइट दिए हुए हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं एंड राइट्स जो एलियंस को भी मिले हुए हैं। ठीक है, सिटीजन्स को क्या है, दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कुछ राइट्स हैं ये, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। क्या क्या है? 15, 16, 19, 29 एंड 30। दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स, नॉट फॉर द एलियंस। ठीक है, एलियंस कौन है? एलियंस आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इनके अलावा, इन 5 आर्टिकल्स के अलावा, इन 5 आर्टिकल्स में जो राइट्स दिए हुए हैं उनके अलावा और सारे राइट्स और सारे फंडामेंटल राइट्स दे कैन एंजॉय, बट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये नहीं करते हैं। हाउएवर एनिमी एलियंस डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, जो हमारी एनिमी कंट्री है, वो अगर उसके सिटीजन्स आते हैं तो उन्हें आर्टिकल 22 इसके अंदर भी कोई छूट नहीं मिलेगी। आर्टिकल 22 के राइट्स वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है आर्टिकल 22 में? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, नोट, in India both are citizen by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president। कोई बर्थ से है या फिर कोई नेचुरलाइज्ड तरीके से। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको कि कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है, कैसे कैसे सिटीजन्स बनते हैं इंडिया के। तो बोथ, जो बर्थ से भी है, जो नेचुरलाइज्ड भी है, दोनों प्रेसिडेंट का ऑफिस ले सकते हैं। बट यूएसए में क्या होता है? यूएसए में जो नेचुरलाइज सिटीजन है वो अलाउड नहीं होता है, सिर्फ बर्थ से। अगर कोई बर्थ से यूएसए में है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, ब्रिटिश सिटीजन्स स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ये यूपीएससी प्री 1999 में आया था, देख लिए। अब जो सिटीजन्स को राइट इंडिया में मिले हुए हैं, ये 15 क्या है? राइट अगेंस्ट discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Second right to equality of opportunity in the matter of public employment, article 16 में दिया हुआ है ये। right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession, article 19 में दिया हुआ है। और ये minorities right, cultural and educational rights, article 29 and 30 में दिए हुए हैं। देन राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है। ठीक है, राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, दैट इज प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, जजेस बनना है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। इन सब के लिए ये सिर्फ सिटीजन्स के पास राइट्स हैं, एलियंस के पास ये राइट्स नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का था। अब आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 किसके राइट्स प्रोवाइड कर रहा था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के। अब आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम। इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन, क्या कर रहे हैं ये? सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं पर्सन को, हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। दैट इज, कमेंसमेंट का डेट क्या था? 26 जनवरी 1950। क्या है डेट? 26 जनवरी 1950। It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप की, तो ये उससे डील नहीं करता है। ठीक है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ ऑन मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अगर ऐसा कोई
लॉ बनाना पड़ेगा, तो इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है जो कि यूनियन की होती है। स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, जैसे यूएसए में है। Following 4 categories of persons became the citizens of India at its commencement, that is on January 26, 1950। ये डेट याद रखना है। आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 5, पर्सन हु हैड इज डोमिसाइल इन इंडिया, डोमिसाइल है इंडिया में, एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस। इन 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे, या तो उसका बर्थ हुआ हो इंडिया में, या उसके किसी भी पेरेंट का बर्थ हुआ हो इंडिया में, और इफ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले 5 साल अगर वो रेसिडेंट था इंडिया में, ही कैन बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आर्टिकल 5 की कंडीशंस हो गई हैं। If he was born in India, or if either of his parents was born in India, or if he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the Constitution. Okay. Now moving towards Article 6. A person who migrated to India from Pakistan, जो पाकिस्तान से इंडिया आया हो। पहले में तो हमने बॉर्न की बात कर ली, ठीक है, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान से इंडिया आया हो। इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। देन ये 2 कंडीशन, ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, इससे पहले आ गया हो, क्या डेट है? जुलाई 1948। ठीक है, he had been ordinarily resident in India since the date of his migration. दूसरी कंडीशन, he migrated to India before July 1948 and he had been ordinarily resident in India since the date of his migration. Residence for 6 months before registration. ठीक है, ये कंडीशंस है आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 में। Then Article 7, a person who migrated to Pakistan from India, जो पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, who migrated to Pakistan from India after March 1, 1947, कब? March 1, 1947 के बाद, and returned to India for resettlement, दोबारा वापस आ गया हो इंडिया में रीसेटलमेंट के लिए। he had to be resident in India for 6 months preceding the date of his application, जब वो एप्लीकेशन दे उससे पहले 6 महीने वो रह रहा हो इंडिया के अंदर। ठीक है, बॉर्न, देन पाकिस्तान से इंडिया वापस आए हैं, यहाँ इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे बट दोबारा रीसेटलमेंट के लिए रिटर्न हुए हैं इंडिया में। आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 किसकी बात करता है? इट कवर्स द प्रोविजन, इट कवर्स द ओवरसीज इंडियंस, किसे कवर करता है? ओवरसीज इंडियंस को, हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 कवर करता है ओवरसीज इंडियंस को। ठीक है, 5, 6, 7, 8 पढ़ लिया हमने। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें एक्विजिशन दे रखा है बाय बर्थ, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, इस डेट को या इसके बाद, बट बिफोर जुलाई 1, 1987, पर इस डेट से पहले, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन है बाय बर्थ। सेकेंड, बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987, इस डेट को या इसके बाद अगर बर्थ हुआ है, सिटीजन ओनली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, वो तभी सिटीजन है इंडिया का अगर इसके पेरेंट्स पहले से सिटीजन थे, कोई भी एक। ठीक है, ये अगर इस डेट से और इस डेट के बीच में है तो वो खुद सिटीजन है, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। बट अगर आफ्टर जुलाई 1, 1987 और ऑन जुलाई 1, 1987 बर्थ हुआ है तो उसका कोई एक पेरेंट, ईदर ऑफ हिज पेरेंट, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है,
थर्ड, born in India on or after December 3, 2004. December 3, 2004. अगर इस डेट को या इसके बाद हुआ है तो आर कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. पहले इस डेट से इस डेट तक वो खुद है, इसमें अगर इसके कोई एक पेरेंट है, और आफ्टर दिसंबर 3, 2004 इफ बोथ पेरेंट्स सिटीजन्स हैं तभी इसको सिटीजनशिप मिलेगी. ठीक है. नोट, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ. ओके, पहले हमने क्या पढ़ा? बाय बर्थ पढ़ ली सिटीजनशिप. नाउ बाय डिसेंट. क्या दिया हुआ है इसमें? पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950. इस डेट को या इस डेट के बाद अगर आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ है बट बिफोर December 10, 1992, तो ही कैन एक्वायर द सिटीजनशिप बाय डिसेंट इफ हिज फादर, अगर उसके फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. अगर बर्थ के टाइम पे उसके पापा सिटीजन हैं इंडिया के तो वो सिटीजनशिप ले सकता है. देन December 3 के बाद, December 3, 2004 onwards, this is the cut-off date. December 3, 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent. By descent नहीं हो सकता, by birth हो सकता है अगर उसके दोनों पेरेंट सिटीजन हैं. ठीक है. by descent वो एक्वायर नहीं कर सकता सिटीजनशिप अगर आउटसाइड इंडिया बर्थ हुआ है. बट यहाँ पे बर्थ तो वहीं पर हुआ था, बट आफ्टर December 3, 2004 हुआ था, पर उनके पेरेंट सिटीजन्स थे. ठीक है. बाय बर्थ, बाय डिसेंट पढ़ लिया. बाय रजिस्ट्रेशन, ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, इफ ही बिलोंग्स, किससे बिलोंग करे वो? ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, 7 years तक रेजिडेंट हो इंडिया का. पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years. ठीक है. जिसने किसी इंडियन से शादी कर ली हो और वो सिटीजनशिप हो 7 years की, वो इंडिया में रह रहे हो 7 years के लिए. ठीक है. Registered as an overseas citizen of Indian card holder for 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application. से पहले 12 महीने तक इंडिया में रेजिडेंट हो, तो ये बाय रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. फोर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन. ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है. क्या हो गया? Not a subject or citizen of any country where citizen of India are prevented from becoming subject or citizens. कोई ऐसी कंट्री का ना हो जहाँ पे इंडियंस को अलाउड ना हो सिटीजनशिप लेने के लिए. ठीक है. ऐसी कंट्री से ना हो. सेकेंड, ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ ओरिजिन कंट्री. वो ओरिजिन कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दे, क्योंकि एक ही सिटीजनशिप हो सकती है. अब अगर इंडिया की लेनी है तो जिस कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ है, बर्थ हुआ है, उस कंट्री की रिनाउंस करनी पड़ेगी. रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया, या तो इंडिया में रह रहे हो या सर्विस में हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. गुड कैरेक्टर होना चाहिए. एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल. 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेस है. उनमें से किसी की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. फिफ्थ, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो पौंडीचेरी में जितने भी रेसिडेंट्स थे वो इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना. ठीक है. देयर आर सम स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड.
असम अकॉर्ड में क्या कहा गया है? ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम, जो असम में आए हैं बिफोर द जनवरी 1 1966, इससे पहले जनवरी 1 1966 से पहले, फ्रॉम बांग्लादेश, हु हैव बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन्स. Who came after or on January 1 1966 but before March 25 1971, who has been ordinarily resident in Assam since the date of his entry into Assam and who has been detected to be a foreigner shall register himself. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लॉस कैसे होता है सिटीजनशिप का. बाय रिनाउंसिएशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, फुल एज मतलब 18+, बालिग हो, ठीक है, मेजर हो, एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप. ओके. सेकेंड, इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर के टाइम पे बनाया गया हो, डिक्लेयर किया गया हो, इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, जिसमें इंडिया एंगेज्ड है, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विद हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा. When a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also lost his Indian citizenship. अगर कोई फादर या कोई मदर, बेसिकली फादर रिनाउंस कर रहा है सिटीजनशिप, ठीक है, तो उसके जितने भी बच्चे हैं अगर वो 18 से कम हैं, माइनर हैं, तो उनकी भी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी. ठीक है. However, when such a child attain the age of 18, अगर वो 18 की एज अटेन करता है बाद में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 थी, अब उनकी लॉस हो गई है, बट when they attain the age of 18, they may resume Indian citizenship. Okay, this is by renunciation. Second, ये है लॉस कैसे हो सकता है? by renunciation, by termination and by deprivation. Next is termination. When an Indian citizen voluntarily means consciously, knowingly and without duress, undue influence or compulsion, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी. बट दिस डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड. ठीक है. थर्ड is by deprivation. It is a compulsory termination of Indian citizenship. Compulsory termination होगा Indian citizenship का by central government. In which cases, if the citizen has obtained the citizenship by fraud से citizenship मिली है. Second, disloyalty है towards Constitution of India. Third, unlawfully traded और communicated with the enemy. अगर enemy के साथ मिला हुआ है during a war, पहले फ्रॉड से सिटीजनशिप ली है, दूसरा डिसलॉयल्टी है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थर्ड एनिमी से मिला हुआ है या फिर अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वट एवर इट इज ड्यूरिंग अ वॉर, तो बाय डेप्रिवेशन से उसकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी. डी, द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन. ये दो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, जिससे सिटीजनशिप मिल रही थी. अगर 5 साल के अंदर उसको जेल हो जाती है 2 साल की, तो उसकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी, रद्द हो जाएगी. फिफ्थ, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कॉन्टिन्यूसली. 7 साल से वो बाहर रह रहा है कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी गैप. ये भी नहीं 1 महीने के लिए आ गया फिर चले गए, नो, 7 साल के लिए बाहर रह रहे हैं तो उनकी सिटीजनशिप डिप्राइव कर ली जाएगी. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग द NRI, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड NRI, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन. ओके, नीचे दिया हुआ है. NRI, non-resident Indian, PIO, person of Indian origin, OCI, overseas citizen of India. क्या दिया हुआ है इसमें? NRI कौन होते हैं? An Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport. Indian passport है, Indian citizenship है, but अभी
आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? अ पर्सन हु और हुज एनी ऑफ एंसेस्टर वॉज एन इंडियन नेशनल, इंडिया में बर्थ हुआ हो उस इंसान का या उसके किसी भी एंसेस्टर का, हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, किसी और कंट्री का सिटीजनशिप है पर ओरिजिन इंडिया का है, ठीक है, उनको कहेंगे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब एनआरआईज को क्या बेनिफिट्स हैं? ऑल बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी इंडियन सिटीजनशिप के पास राइट्स हैं वो सब कुछ इनको, जो भी फायदे हैं इंडियन सिटीजनशिप के, वो सारे एनआरआईज को मिलते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलते हैं। एक्टिविटी एज पर द टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेन्ड, जैसा जैसा वीज़ा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या मिलता है? इनको मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज़, ठीक है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा। रिक्वायर स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया, अगर रिसर्च वर्क करनी है तो स्पेशल परमिशन चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं और ये इंडियन सिटीजन होते हैं एनआरआईज, ठीक है। एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 he or she has to be ordinarily resident in India for a period of 7 years before making an application। अगर इनको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो इनको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन से बन सकते हैं। किससे बन सकते हैं? ये रजिस्ट्रेशन से बन सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा होता ना, बाय बर्थ, by descent, by naturalization, by registration and by acquiring of territory, ठीक है। इन पे exemption from registration with foreign regional registration officer, इनके साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। पैरिटी विद नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज मिल रही है एनआरआईज को वही मिलेंगी अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स। कहाँ नहीं मिलेगी ये एक्सेप्शन पढ़ लेना, कहाँ नहीं मिलेगी? इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। इनके एक्विजिशन में सेम राइट्स और सेम बेनिफिट्स इन्हें नहीं मिलेंगे। किसे नहीं मिलेंगे? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के पास तो थे ही नहीं कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स, इनके पास हैं, सेम पैरिटी पर हैं, बट इन 2 कंडीशन में नहीं है, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। ट्रीटेड एट पार विद, जैसे एनआरआईज को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करेंगे इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, ठीक है। ट्रीटेड एट पार विद रेसिडेंट इंडियन नेशनल इन द मैटर ऑफ टैरिफ इन एयर फेयर्स इन डोमेस्टिक सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो सिटीजनशिप भी पढ़ ली हमने, ये 4th लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।